Let's make bookmark. इतिहास अक्सर हमें अतीत की कहानी लगता है, लेकिन कई बार वह वर्तमान की राजनीति भी होता है। आज के बुकमार्क में हम देखेंगे कि इतिहास कैसे लिखा जाता है और उससे ज्यादा कैसे बदला जा रहा है। आजकल हर व्हाट्सएप ग्रुप में एक इतिहासकार मिल जाता है। कोई बताता है कि आर्य बाहर से नहीं आए थे, तो कोई दावा करता है कि ताजमहल असल में एक शिव मंदिर था। सोशल मीडिया के दौर में इतिहास अब सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रहा। अब हर किसी के पास अपनी कहानी है, अपने तथ्य हैं और अपनी व्याख्या। आज की डिजिटल दुनिया ने इतिहास को एक ऐसा मैदान बना दिया है जहां हर कोई खिलाड़ी है, बिना किसी गहराई, शोध या प्रमाण के। कुछ नेता अब इन कथाओं को मंच से दोहराने लगे हैं और इन्हें ऐतिहासिक सत्य की तरह पेश किया जा रहा है। उदाहरण के लिए भाजपा सांसद साक्षी महाराज का यह बयान, जिसमें ताजमहल को एक नई धार्मिक पहचान दी जाती है। उनका बयान है कि यह कहना चाहिए कि ताजमहल का असली नाम तेजोमहल था, जो भगवान शिव का मंदिर था। बाद में उसका नाम बदलकर ताजमहल कर दिया गया। इतिहास को अक्सर एक तथ्य आधारित विषय मान लिया जाता है, एक सीधी रेखा जिसमें तारीखें, युद्ध, राजा और संधियां दर्ज होती हैं। लेकिन हकीकत यह है कि इतिहास सिर्फ क्या हुआ का दस्तावेज नहीं है, बल्कि क्यों हुआ, कैसे हुआ और किसने उसे कैसे देखा, इन सब का विश्लेषण भी है। इतिहास एक बहस है जिसमें हर नई पीढ़ी पुराने सवालों को नए ढंग से पूछती है। यह केवल घटनाओं का संग्रह नहीं, बल्कि दृष्टिकोणों की टकराहट भी है। इतिहास की व्याख्या समय, समाज और विचारधारा के साथ बदलती रही है। यही वजह है कि इतिहास के कई स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, जैसे कि राष्ट्रवादी, मार्क्सवादी, एंटी कॉलोनियल यानी गैर उपनिवेशवादी, सबऑल्टर्न और हाल ही के वर्षों में रिवाइवलिस्ट विचारधाराएं। मशहूर इतिहासकार E.H. कार कहते हैं, बिफोर स्टडिंग द फैक्ट्स स्टडी द हिस्टोरियन। यानी जब आप इतिहास पढ़ते हैं तो लेखक की दृष्टि को समझना उतना ही जरूरी होता है जितना कि तथ्यों को। हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक्स में संशोधन यह सवाल उठाते हैं कि तथ्यों को कितनी हद तक बदला जा सकता है। ऐतिहासिक रूप से इतिहास का इस्तेमाल युवाओं के मस्तिष्क को एक रूपित करने के लिए भी किया गया है, चाहे वे अधिनायकवादी शासन हो जैसे नाजी जर्मनी या लोकतंत्र जैसे भारत। राष्ट्र की छवि गढ़ने में इतिहास एक स्थायी हथियार बना रहा है। भारत में इतिहास का सबसे बड़ा प्रभाव उन टेक्स्ट बुक्स के जरिए आता है जिन्हें हर साल लाखों स्कूली छात्र पढ़ते हैं, और इनमें सबसे केंद्रीय भूमिका निभाता है NCERT। लेकिन NCERT की किताबें भी वैचारिक स्थिरता का उदाहरण नहीं हैं। बीते कुछ दशकों में लगभग हर सरकार ने इतिहास की किताबों में संशोधन किए हैं, सिलेबस बदले हैं, अध्याय जोड़े घटाए हैं और व्याख्याएं बार बार बदली गई हैं। जुलाई 2025 में NCERT ने कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की किताब एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड का नया संस्करण जारी किया। इसमें मुगल इतिहास के वर्णन को पूरी तरह बदल दिया गया। बाबर को निर्दयी आक्रमणकारी, अकबर को क्रूर मगर सहनशील और औरंगजेब को मंदिर और गुरुद्वारों को तोड़ने वाला बताया गया। इस तरह की व्याख्याएं अब सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं हैं, ये सार्वजनिक भाषणों और राजनीतिक बयानों में भी लगातार दोहराई जा रही हैं। किताबों में एक चेतावनी नोट भी जोड़ा गया, जिसमें कहा गया, इतिहास पढ़ते समय पूर्व के अपराधों के लिए किसी को दोषी ना ठहराएं। देखने में तो यह संतुलन की कोशिश लगती है, लेकिन आलोचकों का मानना है कि यह इतिहास के पुनर्लेखन का हिस्सा है, एक ऐसा प्रयास जिसमें सत्ता में बैठे लोग अपनी सुविधा के अनुसार अतीत को ढालना चाहते हैं। कांग्रेस के समय में भी इतिहास को एक खास ढांचे में डाला गया था।
आजादी के बाद जब एक नई राष्ट्रीय पहचान बनाई जा रही थी, तो किताबों में आजादी की लड़ाई, गांधी नेहरू की सोच और धर्मनिरपेक्षता पर ज्यादा जोर दिया गया। उस दौर में इतिहास को इस तरह लिखा गया कि देश की विविधता को समझा जा सके और सबको एक साथ जोड़ा जा सके। रोमिला थापर और सतीश चंद्र जैसे इतिहासकारों के योगदान से ऐसे पाठ्यक्रम तैयार हुए, जिन्होंने कॉलोनियल प्रभावों को हटाकर भारतीय इतिहास को भारतीय नजरिए से देखने की पहल की। लेकिन जैसे जैसे वैचारिक ध्रुवीकरण बढ़ा, वैसे वैसे इतिहास भी विवादों के घेरे में आता गया। ध्रुवीकरण का एक उदाहरण सुनिए। जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने औरंगजेब को लेकर यह टिप्पणी की। वे कहते हैं, मुझे बताया गया कि औरंगजेब के वंशज आज कोलकाता में रिक्शा चला रहे हैं। यह प्रकृति का न्याय है, जिन्होंने मंदिर तोड़े उनका वंश कभी महान नहीं रह सकता। 1977 में जनता पार्टी की सरकार और उससे जुड़े संगठनों ने भी एनसीईआरटी की किताबों में संशोधन की मांग की थी। 1999 से 2004 के बीच वाजपेयी सरकार के दौरान कई आपत्तिजनक अध्याय हटाए गए, जैसे जाति व्यवस्था की आलोचना करने वाले हिस्से और प्राचीन धार्मिक परंपराओं की समालोचना। 2012 के बाद से इतिहास की किताबों में मार्क्सवादी प्रभाव हटाने की कोशिश की खबरें लगातार आती रही हैं। अब यह बहस एकेडमिक स्पेसेस तक सीमित नहीं है। जब इतिहास की किताबों से, जैसे कि थीम 9, किंग्स एंड क्रॉनिकल्स, द मुगल कोर्ट्स जैसे पूरे अध्याय हटा दिए जाते हैं, तो सवाल उठता है, हम बच्चों को अतीत का कौन सा हिस्सा पढ़ा रहे हैं और कौन सा उनसे छिपा रहे हैं? क्या किसी साम्राज्य की हिंसा को इसलिए हटा देना चाहिए क्योंकि वह अत्यधिक क्रूर लगती है? क्या इतिहास सिर्फ विजेताओं की अच्छी कहानियां सुनाने का माध्यम है? इतिहास को अक्सर विक्टर्स हिस्ट्री कहा जाता है, लेकिन अब यह पॉलिटिकल विक्टर्स की हिस्ट्री बनता जा रहा है। शासन चाहे जिसका भी हो, इतिहास को नियंत्रित करने की कोशिश हर दौर में होती है। कभी राष्ट्र को गौरवशाली दिखाने के लिए, कभी किसी समुदाय को आरोपी ठहराने के लिए और कभी किसी विचारधारा को वैध साबित करने के लिए। इतिहास अब सिर्फ एक अकादमिक विषय नहीं रहा, बल्कि एक राजनीतिक औजार बन चुका है। आज का संकट यह है कि सिर्फ किताबें नहीं बदली जा रही, सार्वजनिक विमर्श भी तेजी से बदला जा रहा है। सोशल मीडिया, यूट्यूब चैनल्स और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए इतिहास के नाम पर ऐसी कहानियां फैलाई जा रही हैं जिसमें शोध कम और भावनाएं ज्यादा हैं। जब पुष्पक विमान को ऐतिहासिक यथार्थ की तरह पेश किया जाने लगे, तो हमें रुककर सोचना होगा कि हम इतिहास को क्या बना रहे हैं। टीवी डिबेट्स में भी इतिहास को भावनात्मक और राजनीतिक भाषा में ढाला जा रहा है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा जैसे नेताओं के बयानों में इतिहास को बदलने की बात खुलकर सामने आती है। वास्तविक इतिहास हमेशा बहुवाचक होता है। एक ही घटना के कई दृष्टिकोण होते हैं और यही उसका सौंदर्य है। जब हम अपने बायस से इतिहास पढ़ते हैं, तो हमें अधूरी तस्वीर दिखाई देती है, और जब किताबों से पूरे अध्याय हटा दिए जाते हैं, तो छात्रों के पास सिर्फ इतिहास के कुछ अंश बचते हैं, और अंश कभी भी संपूर्ण सत्य नहीं होते। इतिहास को पढ़ना जितना जरूरी है, उसे लिखना भी उतना ही जरूरी है, और लिखने का काम उन्हीं इतिहासकारों के हाथ में रहना चाहिए जो फैक्ट्स, संदर्भों और आलोचना के साथ अकादमिक ईमानदारी बनाए रखें। राष्ट्र की पहचान बनाना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि हम सवाल पूछना ना भूलें। ऐसी ही और स्टोरीज के लिए सुनते रहिए लेट्स माइक। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।